डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं श्याम मुरली मनोहर पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जिस पेपर का, उसका नाम है दक्षिण एशिया में सरकार और राजनीति। दक्षिण एशिया में सरकार अने राजनीति। विद्यार्थी मित्रों, आज हम जिस विषय पे चर्चा करेंगे उसका परिचय इस प्रकार से है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क द्वारा दक्षिण एशिया की परिभाषा में 8 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान और मालदीव्स। 1947 में 1947 में भारत के विभाजन के कारण पाकिस्तान अस्तित्व में आया। उस समय पाकिस्तान के 2 हिस्से थे, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान जो आज वर्तमान का पाकिस्तान है, और पूर्वी पाकिस्तान जो 1971 में युद्ध के बाद एक नए देश के रूप में सामने आया और जिसे आज वर्तमान में बांग्लादेश के रूप में जाना जाता है। पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा पूर्वी पाकिस्तान के साथ एक आंतरिक संस्था के रूप में जो व्यवहार किया गया, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान जो अभी का है, पश्चिमी पाकिस्तान उस वक्त का उर्दू भाषा को थोप रहा था पूर्वी पाकिस्तान में, जिससे वहाँ पे एक संघर्ष की, आंतरिक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई और पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में एक नए संप्रभु राष्ट्र के रूप में उसका जन्म होता है। नेपाल भारत की ब्रिटिश सरकार के आधिपत्य में था, साथ ही भूटान भारत की ब्रिटिश सरकार का आश्रित राज्य था। 2 शताब्दी पुराने ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत के स्वतंत्रता संग्राम की जागृति के साथ नेपाल और भूटान दोनों संप्रभु स्वतंत्र राज्यों के रूप में सामने आते हैं, अस्तित्व में आते हैं। भारत की स्वतंत्रता के बाद श्रीलंका, जो पहले सिलोन के नाम से जाना जाता था, 1948 में ब्रिटिश शासन से मुक्त होता है, स्वतंत्र होता है। श्रीलंका ब्रिटिश शासन का एक आश्रित राज्य था। मालदीव जो है 1953 में स्वतंत्र हुआ। सामूहिक रूप से इन द्वीपों को अब मालदीव गणराज्य के रूप में, रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स के रूप में जाना जाता है। अफगानिस्तान जो है वो एंग्लो अफगान संधि जो 1919 में हुआ, उसके बाद अफगानिस्तान एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभरा, सामने आया। और जो सार्क दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन है, उसमें 2007 में आधिकारिक रूप से 8वें सदस्य के रूप में, एक नए सदस्य के रूप में शामिल होता है। आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि अफगानिस्तान जो है वो सबसे आखिरी में शामिल हुआ देश है। इसका मतलब कि सार्क में शामिल हुआ सबसे नया देश है। मित्रों, हम चर्चा करेंगे भूमि और लोग। दक्षिण एशिया में भूमि और यहाँ के लोगों के बारे में चर्चा करेंगे। तो दक्षिण एशिया का जो कुल क्षेत्रफल है वो 52 लाख वर्ग किलोमीटर है, जिसमें विभिन्न भौगोलिक परिदृश्य और वातावरण शामिल हैं। सामान्यतः इस क्षेत्र के देशों की स्पष्ट और निश्चित भौतिक सीमाएं नहीं हैं। 1947 में भारतीय उपमहाद्वीप का जो प्राकृतिक भौगोलिक क्षेत्रों को भेद कर एक नई नेशनल बाउंड्रीज बनाई गई, राष्ट्रीय सीमाएं बनाई गई, उससे 3 नए देश सामने आते हैं, जैसे भारत, पाकिस्तान और 1971 में बांग्लादेश का जन्म होता है। ये आपके सामने दक्षिण एशियाई देशों का मैप है। आप ऊपर तरफ देखेंगे तो उत्तर और पश्चिम कोने पे अफगानिस्तान है, फिर पाकिस्तान है, भारत है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और दक्षिण पश्चिम कोने पे मालदीव्स। ये 8 देश दक्षिण एशियाई जो सहयोग संगठन है सार्क, उसके सदस्य हैं। मित्रों, हम चर्चा करेंगे दक्षिण एशियाई देशों का, तो सबसे पहले उनकी भौगोलिक सीमाओं को जान लेना बहुत जरूरी हो जाता है। हम देखेंगे भारत के बारे में। भारत दुनिया का 7वां बड़ा देश है और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी जो स्थलीय सीमा है वो 15,200 किलोमीटर
तथा समुद्र तट की इसकी जो लंबाई है वो 7516 किलोमीटर है। आप देख सकते हैं कि गुजरात से लेके जो पश्चिम बंगाल के कोने तक ये तीनों तरफ से हिंद महासागर, अरब सागर और बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, तीनों तरफ से समुद्री तट से घिरा हुआ है। विश्व की सबसे बड़ी जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो भारत के उत्तर में है, जिसको एक तरह से नेचुरल, नैसर्गिक, प्राकृतिक प्रोटेक्टर के रूप में भी जाना जाता है कि वो बाह्य आक्रमण को एक तरह से रोकता है। भारत की सीमा में अगर हम पूर्व की तरफ देखेंगे तो म्यांमार है, बांग्लादेश है और बंगाल की खाड़ी है। मित्रों, इसका जो दक्षिणी सिरा है जो तमिलनाडु का, वो हिंद महासागर की तरफ है। भारत जो है वो 4 अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। पहला पर्वतीय क्षेत्र जो हिमालय का रीजन है, उसके बाद सिंधु गंगा का मैदान जो प्लेन, इंडो गैंगेटिक प्लेन जिसको बोलते हैं, फिर दक्षिणी प्रायद्वीप और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार और अरब सागर में लक्षद्वीप। तो ये मुख्यतः 4 भौगोलिक क्षेत्र हैं। भारत उत्तर में हिमालय द्वारा सुरक्षित है, जैसा कि हमने बताया कि एक तरह से नेचुरल प्रोटेक्टर है, किसी भी तरह के बाह्य आक्रमण को रोकने में हिमालय सक्षम है। और दक्षिण में जो हिंद महासागर है वो भारत को एक सामरिक रूप से, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण विश्व समुद्री मार्ग प्रदान करता है। विद्यार्थी मित्रों, हम पाकिस्तान पे चर्चा करेंगे तो ये दक्षिण एशिया का एक दूसरा बड़ा और महत्वपूर्ण देश है। इसका जो विस्तार है वो उत्तर में पामीर क्षेत्र से लेकर दक्षिण में अरब सागर तक एक विस्तृत आकार में फैला हुआ है। उत्तर में ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं जिसमें हिमालय, हिंदुकुश की पहाड़ियां, काराकोरम, इसे चीन और सोवियत संघ से और अफगानिस्तान जैसे मध्य एशियाई राज्यों से अलग करती है। तो ये एक उनकी भौगोलिक सीमा है जो ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं। देश की सीमाएं पूर्व की ओर भारतीय राज्यों जिसमें जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, राजस्थान है और गुजरात, इस तक जाती हैं, इनसे लगती हैं। देश 6 भौगोलिक क्षेत्रों से बना है। जो मेन इनके कैरेक्टरिस्टिक हैं भौगोलिक, वो 6 हैं। जैसे उत्तरी उच्च पर्वतों के प्रदेश, पश्चिमी छोटे पहाड़ों के प्रदेश, बलूचिस्तान उच्च प्रदेश, पोटवार के उच्च प्रदेश और पंजाब और सिंध का मैदानी एरिया है। 5 जो प्रमुख नदियां हैं ये एक उपजाऊ क्षेत्र का निर्माण करती हैं। जैसे कि पाकिस्तान भी कृषि आधारित एक देश है जिसका उनके इकोनॉमी में एक मेजर कंट्रीब्यूशन होता है। तो ये प्रमुख नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास। मित्रों, बांग्लादेश के बारे में जब हम अध्ययन करेंगे तो ये दक्षिण एशिया का एक नया देश है, क्योंकि हमने देखा कि 1971 के बाद पूर्वी पाकिस्तान एक बांग्लादेश के रूप में नए संप्रभु राष्ट्र के रूप में इसका उदय होता है। इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो 1,47,570 वर्ग किलोमीटर है। इसकी जो 3 तरफ से सीमा है वो भारतीय राज्यों त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, पश्चिम बंगाल और असम से लगती है। बर्मा इसके पूर्व में स्थित है। बर्मा जो म्यांमार देश है वो इसके पूर्व में स्थित है। इसका दक्षिणी सिरा बंगाल की खाड़ी में गिरता है जो इसको एक समुद्री पहुंच देता है, कि समुद्री सीमा इसको प्रदान करता है। बांग्लादेश की जो 3 बड़ी नदियां हैं, पद्मा जो गंगा की एक मुख्य शाखा है, जमुना जो ब्रह्मपुत्र का स्थानीय नाम है और मेघना से घिरा हुआ ये एक क्षेत्र है। बांग्लादेश भौतिक विविधताओं से समृद्ध देश है। इसके दक्षिण पूर्व में चटगांव की पहाड़ी है और ये पहाड़ी इलाके इसकी भौगोलिक जो विविधताएं हैं उसको समृद्ध करता है। बांग्लादेश समतल जलोढ़ मैदानों की भूमि है। मित्रों, नेपाल पे हम चर्चा करेंगे। नेपाल का कुल क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किलोमीटर है। नेपाल दुनिया के 2 सबसे बड़े देश, जनसंख्या की दृष्टि से भी आप कह सकेंगे या भौगोलिक दृष्टि से भी, जो 2 बड़े देश हैं चाइना और इंडिया, चीन और भारत के बीच में स्थित है। उत्तर में चीन और दक्षिण में भारत। नेपाल को 3 मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। पहला हम देखेंगे हिमालय का क्षेत्र, दूसरा मध्यम रेंज के जो पर्वत हैं मध्य पर्वतीय क्षेत्र, और तीसरा तराई का मैदान जो भारत के जितने भी राज्य हैं उनसे इसकी सीमाएं लगती हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश हुआ, उत्तराखंड हुआ, फिर बिहार हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ। तो ये सारे सीमाएं
भारत से लगती हैं, जो इसके तराई के मैदान हैं। इसका लगभग 80% जो हिस्सा है वो हिमालय और उसकी तलहटी से बना है, उसकी घाटी से बना है, और जो 20% एरिया है तराई क्षेत्र, वही इस देश की जीवन रेखा है, क्योंकि बहुत सारे व्यापारिक जो ट्रेड इकोनॉमी आर्थिक गतिविधियां होती हैं वो इस तराई क्षेत्र से ही सुलभ और सुगम तरीके से हो पाती हैं। भारत में जितनी भी नदियां बहती हैं उसमें काफ़ी जो नदियां हैं उनका जो उद्गम स्थल है वो नेपाल है। विद्यार्थी मित्रों, श्रीलंका पे हम चर्चा करेंगे। ये दक्षिण एशिया का एक द्वीप देश है। हम श्रीलंका के जब मैप को, नक्शे को देखते हैं तो ये चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ देश है, हिंद महासागर में स्थित एक देश है। इसका जो कुल भूमि क्षेत्रफल है वो 65,610 वर्ग किलोमीटर है। चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ देश होने के कारण यह दृश्यावली और पर्यावरण दोनों के मामले में एक समृद्ध और विविध देश है। आप टूरिज्म को देखेंगे तो श्रीलंका में बहुत ही एक अच्छा वातावरण है पर्यावरण को लेकर और टूरिज्म को लेकर। हम चर्चा करेंगे भूटान का। दक्षिण एशिया में एक भूमि से घिरा हुआ देश है भूटान। इसको लैंडलॉक कंट्री भी बोलते हैं। इसका कुल क्षेत्रफल 38,390 वर्ग किलोमीटर है। भूटान हिमालय के मध्य स्थित और चीन और भारत के बीच में स्थित है। जैसा कि हम देखते हैं नेपाल का भी यही हाल है, वो भी चीन और भारत के बीच में मध्य में स्थित है, और भूटान भी चीन और भारत के मध्य में स्थित एक लैंडलॉक कंट्री है। भूटान उत्तर में चीन, तिब्बत से और क्रमशः पश्चिम, पूर्व और दक्षिण में भारतीय राज्यों सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और बंगाल से घिरा हुआ है। देश को मुख्यतः 3 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है वो पहाड़ी है। तो मुख्य हिमालय, उच्च हिमालय और निचला हिमालय, इन 3 मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों में भूटान को हम विभाजित कर सकते हैं। मालदीव जो है वो दक्षिण एशिया का एक और द्वीप देश है। इससे पहले हमने चर्चा किया था श्रीलंका का। इसी तरह मालदीव्स भी ये छोटे छोटे द्वीपों का द्वीप समूह है और एक द्वीप देश है। चारों तरफ से ये भी समुद्र से घिरा हुआ है। जो इसकी समुद्री सीमाएं हैं वो अरब सागर में, हिंद महासागर में, इनके बीच में स्थित है ये मालदीव। असंख्य छोटे बड़े द्वीपों के साथ 90,000 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है यह। इसका जो कुल भूभाग है वो केवल 298 वर्ग किलोमीटर है, और इसे एशिया का सबसे छोटा देश भी कहा जाता है इसके भूभाग की वजह से। इसका कोई भी द्वीप जो है वो 13 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा बड़ा नहीं है। जो आखिरी में देश है अफगानिस्तान, जो सार्क में सबसे बाद में शामिल हुआ है, सबसे नया देश है। इसका जो कुल भूमि क्षेत्रफल है वो 6,52,860 वर्ग किलोमीटर है। अफगानिस्तान अपने बीहड़ भूभाग, विविध जलवायु और मध्य दक्षिण एशिया में रणनीतिक स्थान से परिभाषित होती है। हिंदू कुश पर्वतमाला देश के अधिकांश हिस्सों में फैली हुई है। दक्षिण क्षेत्रों में दस्त-ए-मर्गो विशाल शुष्क क्षेत्र है, ड्राई एरिया है, और इससे टीलों और विरल वनस्पति यहाँ इस रीजन में, क्षेत्र में भरे हुए हैं। उत्तरी क्षेत्र जो है वो अपेक्षाकृत समतल और उपजाऊ है, जो कृषि के लिए उपयुक्त है। इसे तुर्किस्तान का मैदान भी कहा जाता है। अब हम इन सभी जो दक्षिण एशियाई देश हैं उनके जनसंख्या घनत्व पर चर्चा करेंगे क्रमशः। तो दक्षिण एशिया मानव जाति के विशाल समूह का घर है। मतलब अगर इनके जनसंख्या पर हम नज़र डालें तो कुछ कंट्रीज में बहुत कम जनसंख्या है, और वहीं भारत को देखें तो विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश बन के उभर के सामने आया है। इसी तरह से जो इथनिसिटी है उसमें भी विविधता है, जो इनकी जातीयता है, वंशीयता है, इसमें भी बहुत विविधता है। बोली, भाषाएं, सब कुछ काफ़ी अलग है। तो हम इस पे क्रमशः चर्चा करेंगे। जनसंख्या की दृष्टि से भारत सबसे बड़ा देश और मालदीव सबसे छोटा देश है। सभी देशों की जनसंख्या वृद्धि की उच्च दर की समस्या का सामना करना पड़ता है, और सभी देशों में जनसंख्या विस्तार की जो समस्या है वो विषम है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे भारत पे। तो 2011 में जो आखिरी जनगणना हुआ उसके हिसाब से जो भारत की जनसंख्या है वो लगभग 121 करोड़ के आसपास है। जनसंख्या घनत्व 382 जो लोग होते हैं वर्ग किलोमीटर के हिसाब से, ऐसा आंकड़ा है।
आज़ादी के बाद वर्षों में जनसंख्या वृद्धि दर में जो गिरावट आई है। भारत में जनसंख्या घनत्व विषम है। जैसे कुछ क्षेत्र हैं गंगा तट के मैदान, वो घनी आबादी वाले हैं। इसका एक कारण ये भी है कि वहाँ उपजाऊ भूमि है, वहाँ खाद्यान्न की उपज की अधिकता है, तो इस वजह से वो जो क्षेत्र है वहाँ पर जनसंख्या की अधिकता भी है। भारी आबादी से लेकर मध्यम आबादी वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ मध्यम वर्षा होती है और जो चावल है वो इस एरिया का मुख्य फसल है। हम चर्चा करेंगे पाकिस्तान का। 2023 के जनगणना के अनुसार पाकिस्तान की जो जनसंख्या है वो 24.14 करोड़ है, जो पूरे देश में असमान रूप से वितरित है। और इसका जो जनसंख्या घनत्व है वो 326 वर्ग किलोमीटर है। पंजाब और सिंध ये दो प्रांत हैं पाकिस्तान के, यहाँ पर घनी आबादी है बाकी क्षेत्रों की तुलना में। और बलूचिस्तान का जो एक बड़ा एरिया है वहाँ पे आबादी कम है। विषम जनसंख्या के कारण भारत जैसे ही है यहाँ पर भी, और उपजाऊ भूमि अत्यधिक आबादी वाली है। और जो इसका ड्राई एरिया है, जो शुष्क भूमि है, वहाँ पर कम आबादी है। जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो 2.55 है। तो अगर हम भारत के कंपैरिजन में देखें तो पाकिस्तान का जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो थोड़ा अधिक है। बांग्लादेश का जो पॉपुलेशन और हाउसिंग सेंसस 2022 में हुआ, इसके मुताबिक 16.98 करोड़ बांग्लादेश की जनसंख्या है और जनसंख्या घनत्व 1156 वर्ग किलोमीटर है। मतलब कि हम देखेंगे कि 1 किलोमीटर में भारत और पाकिस्तान की तुलना में बांग्लादेश में ज़्यादा जनसंख्या रहती है। बांग्लादेश उतना समरूप नहीं है जितना कि दक्षिण एशियाई देश बाकी के हैं। अति विकसित जो क्षेत्र है, जो ज़्यादा ओवर डेवलप्ड एरिया है, वहाँ पर घनी आबादी है। जैसे ढाका और चटगांव का उदाहरण दे रखा है कि यहाँ प्रति वर्ग मील 4000 व्यक्ति रहते हैं और जनसंख्या वृद्धि दर 1.03 है। हम चर्चा करेंगे नेपाल का। नेपाल चूँकि हम जानते हैं कि हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय देश है, यहाँ पे आबादी बहुत विरल है। 2021 के पॉपुलेशन और हाउसिंग सेंसस के अनुसार कुल जनसंख्या यहाँ पर जो है वो है 2,91,64,578 और जो यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर लोग रहते हैं वो 198। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह यहाँ भी जनसंख्या वृद्धि असमान है। तराई के जो मैदानी इलाके हैं वो बहुत घनी आबादी वाले हैं। जैसा कि हमने जिक्र किया था कि ये जो तराई बेल्ट कहा जाता है, जो तराई का मैदानी एरिया है, वहाँ पर बिजनेस, ट्रेड, इकोनॉमी के लिए एक फर्टाइल ग्राउंड है, कृषि क्षेत्र है वहाँ पे। तो यहाँ पे आबादी भी घनी है, जबकि जो हिमालय के पहाड़ी एरिया हैं वो कम आबादी वाले हैं और वहाँ केवल 34 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। तो देश की राजधानी पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित है, लेकिन जो आर्थिक गतिविधियों का केंद्र है वो तराई एरिया है, मैदानी इलाका है। काठमांडू में घनी आबादी है, वहाँ पर हम देख सकते हैं कि 5169 लोग 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, जबकि मनांग में 3 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो यहाँ 0.92 है, मतलब कि 1% से भी कम है। तो जब अब तक जितने भी हमने कंट्रीज की चर्चा की है उसमें नेपाल में कम जनसंख्या वृद्धि दर है। अब हम चर्चा करेंगे श्रीलंका के बारे में। दक्षिण एशिया का एक घनी आबादी वाला देश है। जनसंख्या भी समान रूप से वितरित नहीं है जैसा कि अन्य दक्षिण एशियाई देशों के साथ भी है। पश्चिमी क्षेत्र जो इसका है वो घनी आबादी वाला है, उत्तर मध्य क्षेत्र जो है वो विरल है। और पिछली जनगणना जो 2023 में हुई उसके अनुसार श्रीलंका की कुल जनसंख्या 2,18,93,579 है। जनसंख्या घनत्व जो है वो 334 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, कि इसके 1 किलोमीटर एरिया में 334 लोग रहते हैं। और यहाँ आप इंटरेस्टिंग देखेंगे कि जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो नेगेटिव है, 0.65%। अब हम चर्चा करेंगे मालदीव का, जो एक द्वीप देश है। मालदीव भी दक्षिण एशिया में एक घनी आबादी वाला राज्य है। जनगणना 2022 के अनुसार मालदीव की जो कुल जनसंख्या है वो 5,15,122 है। जनसंख्या घनत्व 1726 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो इसके लिए हम ये भी देख सकते हैं कि जो
मालदीव है वो छोटे छोटे द्वीपों से बना हुआ देश है, तो जहाँ पे संसाधन है वहाँ पे जनसंख्या घनत्व काफ़ी है, उस हिसाब से 1726 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और 2000 से ज़्यादा जो द्वीप हैं वो अभी भी यहाँ निर्जन है, जहाँ कोई लोग नहीं रहते, और यहाँ जनसंख्या वृद्धि दर भी कम है 0.396%। अब हम चर्चा करेंगे भूटान के बारे में। भूटान जो है जनगणना 2017 के अनुसार भूटान की कुल जनसंख्या 7,27,145 है। जनसंख्या घनत्व 20 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और जो इसकी जनसंख्या वृद्धि दर है वो भी 0.39 के आसपास का है। हम चर्चा करेंगे अफगानिस्तान का। वर्ल्ड बैंक 2023 के अनुसार अफगानिस्तान का जो कुल जनसंख्या है वो लगभग 4,22,39,854 है। जनसंख्या घनत्व 61 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अफगानिस्तान का जो एरिया है वो बड़ा है, पर इसके जो बलूचिस्तान का एरिया है वो काफ़ी निर्जन है, कम लोग रहते हैं, शुष्क क्षेत्र है, और जनसंख्या वृद्धि दर 2.7 है, जो कि औसतन काफ़ी ज़्यादा है। अब हम चर्चा करेंगे वंशीयता पे, एथनिसिटी पे। तो सभी दक्षिण एशियाई देश बहुजातीय राष्ट्र हैं, मतलब कि वहाँ मल्टी एथनिक लोग रहते हैं, बहुत सारी जातीयता के लोग रहते हैं। भारत में हम देखेंगे जो उत्तर के लोग हैं वो आर्य हैं, और जो दक्षिण के लोग हैं वो द्रविडियन वंश का मानते हैं। भारत के जो उत्तरी पूर्वी जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, जो आदिवासी लोग हैं, वो विशिष्ट जातीयता का दावा करते हैं, और वह तिब्बती मंगोल कबीले से आते हैं। इस प्रकार भारतीय लोगों की जो वंशावली है वो जटिल है, बहुआयामी है। पाकिस्तान की हम चर्चा करें तो इसकी जनसंख्या में 5 मुख्य जातीय समूह शामिल हैं, जिसमें पंजाबी है जो पंजाब का एरिया है, पख्तून है जो वहाँ का खैबर प्रांत है, सिंध का एरिया है वहाँ सिंधी, बलूचिस्तान में बलूची, और एक जो मेजर सेक्ट है जो भारत से आज़ादी के बाद वहाँ माइग्रेट किए हुए लोग हैं, उत्तर भारतीय जो वहाँ अप्रवासी लोग हैं उनका है। पाकिस्तान में बहुसंख्यक लोग जो हैं वो पंजाबी हैं। पख्तून पाकिस्तान में दूसरा सबसे बड़ा जातीय समूह है, जिसकी जातीय जड़ें सुलेमान पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले प्राचीन पूर्वी ईरानी लोगों से है। बांग्लादेश की कुल जनसंख्या का 98% जो पार्ट है वो बंगाली लोगों का है। शेष छोटे जातीय समूह अविकसित सीमा क्षेत्रों में रहते हैं, दूर दराज के क्षेत्र में रहते हैं। आर्य, द्रविड़ और मंगोल आपस में मिलते जुलते रहे, और उन्हीं से इस मिश्रित बंगाली जातीयता का उदय हुआ। जब हम नेपाल का चर्चा करेंगे तो ये भी एक जातीय देश नहीं है। वहाँ ऐसा नहीं है कि केवल एक ही एथनिसिटी के लोग रहते हैं। इस क्षेत्र के जो मूल निवासी हैं वो मंगोल और कॉकेशियन जातीयता के हैं, लेकिन लगातार प्रवास जो माइग्रेशन होता है इसके कारण वहाँ जनसंख्या का काफ़ी हद तक मिश्रण हो गया है, मिश्रित हो गया है। नेपाल की जनसंख्या की मुख्य धारा मंगोलियाई और कॉकेशियन लोगों से बनी है। अन्य प्रमुख जातीय समूह मध्य पश्चिमी नेपाल के मोगरा और गुरंग लोग भी शामिल हैं। भूटान के बारे में चर्चा करें तो भूटान के लोगों में 3 मुख्य जातीय समूह शामिल हैं, एक शारचोप, नुगलोप और नेपाली। शारचोप को इस देश में इंडो मंगोलियाई समूह का सबसे पहला निवासी माना जाता है कि सबसे पहले ये लोग भूटान आए। अन्य दक्षिण एशियाई देशों की तरह श्रीलंका भी एक बहुजातीय राष्ट्र है, मल्टी एथनिक वहाँ पे राष्ट्र है। इसका मुख्य जातीय समुदाय जो है वो सिंघली है, जो भारत के विभिन्न हिस्सों से आए अप्रवासी और मूल निवासियों के बीच सदियों का पुराने मिश्रण से उभरा हुआ है। इस देश की जो 70% आबादी है वो सिंघली है, और जो दूसरा बड़ा जातीय समूह है वो तमिल लोगों का है, और तमिलों को भी यहाँ पे 2 भागों में विभाजित किया है, एक वहाँ के मूल तमिल और एक जो भारत से माइग्रेट होके गए, प्रवास करके गए वहाँ पर। मालदीव द्वीपों के लोग श्रीलंकाई, पश्चिमी भारतीय, अरब देश और अफ्रीकी गुलाम जिन्हें काम करने के लिए इन द्वीपों पर लाया गया था, ये कई जातियों के मिश्रण से यहाँ पर हैं। पश्तून अफगानिस्तान में सबसे बड़ा जातीय समूह है। इसके बाद ताजिक, हजारा, उज़्बेक, एमाक, बलूच और अन्य आते हैं। अफगानिस्तान की आबादी में
पश्तूनों की हिस्सेदारी जो है वो 42% है और उन्हें अफगान के नाम से भी तो जाना जाता है। तो अभी हम वंशीयता देखें, अब हम चर्चा करेंगे यहाँ पर भाषाओं पर। जो यहाँ की भाषाएं हैं, जो 8 दक्षिण एशियाई देश हैं, तो भारत जो है एक बहुभाषी राज्य है। हम कहते हैं कि यहाँ पर कोस कोस पर बदले बानी और 3 कोस पे पानी। तो जो यहाँ की जो बानी है, जो भाषा है, जो बोली है, वो हर कोस पे बदलती जाती है। भारत में जो 22 आधिकारिक भाषाएं हैं जिनको 8 शेड्यूल में शामिल किया गया है, असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठा, मैथिली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, संथाली, बोडो, डोगरी और उर्दू हैं। तो ये 22 आधिकारिक भाषाएं हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। भारत की ही तरह पाकिस्तान भी जो है वो बहुभाषी राज्य है। यहाँ पर पंजाबी, पुश्तो, सिंधी, उर्दू और बलोच, जो बलोची भाषा है, ये 5 भाषाएं देश की 98% जो आबादी है उनके द्वारा बोली जाती है। उर्दू जो है वो सभी क्षेत्रों में संचार का एक मुख्य माध्यम है और आधिकारिक भाषा है। बांग्लादेश जो है वो बंगालियों की भारी बहुमत है और यह एक तरह से एक भाषी राज्य नहीं है, परंतु यहाँ की जो 98% आबादी जो है वो बांग्ला बोलती है। और चटगांव के जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर रहने वाले लोग असमिया बर्मी भाषा परिवार से संबंधित भाषा बोलते हैं। अपनी भाषा और साहित्य को लेकर जो बांग्लादेश रहा है वो बेहद संवेदनशील रहा है और इसका उदाहरण हम देख सकते हैं 1971 का वह युद्ध, जब पाकिस्तान सरकार ने उर्दू को आधिकारिक भाषा घोषित किया और पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर थोपा, तो एक जन आंदोलन भाषा की वजह से उभर कर सामने आता है और वह आंदोलन ऐसा होता है कि पाकिस्तान का विभाजन होता है और बांग्लादेश जैसे एक नए संप्रभु स्वतंत्र राष्ट्र का उदय होता है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि बांग्लादेश अपने भाषा को लेकर कितना दृढ़ और अडिग रहा है। 18वीं शताब्दी में जो गोरखा साम्राज्य थी उसकी स्थापना के बाद नेपाली बहुसंख्यक आबादी की आधिकारिक भाषा और राष्ट्रीय भाषा रही है। तराई का जो एरिया है, जो क्षेत्र है, वहाँ पर मैक्सिमम भारतीय भाषाएं बोली जाती हैं क्योंकि उसका जो सीमा रेखा है वो भारतीय राज्यों से लगता है। तो जो उत्तर प्रदेश का एरिया है वहाँ से जो नेपाली क्षेत्र लगता है वहाँ अवधी, भोजपुरी, और जो बिहार का एरिया लगता है वहाँ मैथिली भाषाएं बोली जाती हैं और बंगाली भाषाएं भी, जो नेपाल का एरिया बंगाल से लगता है तो बंगाली भाषाएं भी उस तराई के एरिया में बोली जाती हैं। भूटान की आधिकारिक भाषा का जो नाम है वो जोखा है, जोखा नाम से जानते हैं। इसकी जो रूट्स है, इसकी जड़ें हैं वो चीनी तिब्बती भाषा परिवार से है। वही भाषा अब शिक्षा का माध्यम भी है, लेकिन इसके साथ साथ हिंदी और अंग्रेजी, ये दोनों भाषाएं भी वहाँ के शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ाई जाती हैं। बच्चे उसको सीखते हैं। छात्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का अध्ययन करते हैं। श्रीलंका में जो 2 मुख्य भाषाएं हैं वो है सिंहल और तमिल। जो तमिल द्रविड़ भाषा परिवार की एक भाषा है और भारत के तमिलनाडु राज्य में बहुलता में बोली जाती है। तमिल भाषी लोग उत्तरी श्रीलंका के जाफना में भी केंद्रित हैं, वहाँ काफ़ी सारे तमिल्स रहते हैं। और जो सिंघली भाषा है वो इंडो आर्यन भाषा परिवार से संबंधित है। सिंघली भाषा की पूर्ववर्ती जो पाली है वो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व की एक मध्ययुगीन इंडो आर्यन भाषा है। मालदीव की हम चर्चा करें तो यहाँ की जो आधिकारिक भाषा है वो दिवेही है, जो सिंघल की बहन भाषा है। हालांकि यह भाषा अरब लिपि में लिखी गई है। इस भाषा की शब्दावली में कई पाली, सिंघली, अरबी और फारसी शब्द भी शामिल हैं। पश्तो और फारसी ये दोनों इंडो यूरोपीय भाषाएं हैं और देश की, अफगानिस्तान देश की ये आधिकारिक भाषाएं हैं। आबादी का जो 2/5 हिस्सा है, लगभग 40% जो हिस्सा है वो पश्तूनों की भाषा पश्तो को बोलता है, जबकि लगभग आधा फारसी की कुछ बोली बोलता है। जो आधी आबादी है वो कुछ फारसी की बोली बोलता है। फारसी की जो अफगान बोली को आमतौर पर दारी कहा जाता है। ताजिक, हजारा, चाहर, एमाग, किजिलबाश लोगों के बीच कई बोलियां बोली जाती हैं।
जिनमें ऐसी बोलियां भी शामिल हैं जो ईरान फारसी में बोली जाने वाली फारसी और ताजिकिस्तान में बोली जाने वाली फारसी से अधिक मिलती जुलती हैं। विद्यार्थी मित्रों, आज के अंक में बस इतना ही। हम आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। स्वाध्यायः परः